हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सोलिड स्टेट की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और सोलिड स्टेट का लेक्चर भी आपने देख लिया होगा और काफ़ी कुछ समझ भी लिया होगा। ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी उम्मीद है। देखो, बिना बात किए हम अपने सोलिड स्टेट के लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक आपको मैं जानकारी बता दूँ। अभी अभी हाल ही में इन्फॉर्मेशन आई है कि जो सीबीएसई है, जो सीबीएसई बोर्ड है, उसने जो 12th क्लास का सिलेबस, जो सीबीएसई बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड जिसको हम बोलते हैं, उसने 12th क्लास का सिलेबस थोड़ा कम कर दिया है। यानी 30% सिलेबस, उसने 30% सिलेबस कम कर दिया, 30%। और उस 30% सिलेबस में जो हमारा पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसमें से भी कुछ टॉपिकों को हटाया गया है। सीबीएसई की बात कर रहा हूँ मैं। और वो टॉपिक कौन से हैं जो हम पढ़ रहे हैं अब लास्ट? कौन कौन से? ठोसों के विद्युतीय गुण व चुंबकीय गुण। ये दो टॉपिक जो है लास्ट वाले सॉलिड स्टेट की। हर चैप्टर की कहानी अलग अलग है। अभी तो मैं पहले सॉलिड स्टेट की बात कर लेता हूँ कि सॉलिड स्टेट में से जो दो टॉपिक है, ये तो ठोसों के विद्युतीय गुण और ठोसों के चुंबकीय गुण, इनको हटा दिया गया है सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। हमारा बोर्ड तो आरबीएसई है, राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। शायद लगता है अगर सीबीएसई ने इन टॉपिकों को हटाया है तो शायद आरबीएसई भी इन टॉपिकों को हटाएगा, ऐसी उम्मीद है। लेकिन मान लो अगर नहीं हटाता है तो हमको तो पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये जो टॉपिक है ठोसों के विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण, जिनको हम पढ़ने वाले हैं, इनको हम थोड़ा जल्दी करेंगे और तरीके से पढ़ना तो हमको ही। अगर मान लो हटा देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी नॉलेज में आ जाएगा। और मान लो रखता है तो पढ़ना पड़ेगा हमको। लेकिन ध्यान रखना, सीबीएसई ने इन दोनों टॉपिकों को इस साल के लिए क्या कर दिया है? कम कर दिया है। हर चैप्टर की कहानी अलग अलग है और 2-3 चैप्टर तो सीबीएसई ने कंप्लीट ही फिनिश कर दिए। यानी उनकी इस बार एग्जाम में उन चैप्टरों से कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, कंप्लीट ही समाप्त कर दिया। तो जब अगर आप थोड़े दिन में आरबीएसई की भी गाइडलाइन आने वाली है, उस गाइडलाइन के जरिए हमको पता लग जाएगा कि हमारा जो सिलेबस है उसमें कितना पार्ट इस बार एग्जाम में पूछे जाने वाला है। ये थोड़ी जानकारी थी जो मैंने आपको दी। बात समझ में आ रही है आपको? तो बिना बात किए हम तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। और वो टॉपिक अपने पास ठोसों के विद्युतीय गुण व चुंबकीय गुण। अगर हटा दिया जाएगा तो कोई बात नहीं है, नॉलेज में आ जाएगा। और नहीं हटाया जाएगा तो पढ़ना तो हमको ही, और मैं पढ़ा आपको रही हूँ। तो ध्यान रखना, ठोसों के गुणों की बात चल रही थी, ठोसों के गुणों की। और हमने कहा था कि ठोसों में जो गुण है वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो मैंने कहा था विद्युतीय गुण। एक तो हम किस गुण की बात कर रहे थे? विद्युतीय गुण, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। और एक जो अपने पास गुण था वो था चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो अपने पास होता है विद्युतीय गुण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। एक अपने पास होता है चुंबकीय गुण, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये दोनों ही गुण किसके होते हैं भाई? ठोसों। हम जो पहले बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इस ठोसों के विद्युतीय गुण की। उसके बाद बात की जाएगी ठोसों के चुंबकीय गुणों की। यानी पहले बात किसी करेंगे हम? ठोसों के विद्युतीय गुणों के बारे में। और उसके बाद किसकी बात करेंगे हम? ठोसों के चुंबकीय गुणों के बारे में। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ ठोसों के विद्युतीय गुण। किसकी बात कर रहा हूँ? ठोसों के विद्युतीय गुण। यानी हम पढ़ने वाले हैं ठोसों के विद्युतीय गुण। यानी हम पढ़ने वाले हैं ठोसों के विद्युतीय गुण, यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड की कैसे होती है। देखो, जब भी विद्युतीय गुण की बात आती है तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है धारा का, कि शायद ऐसा कुछ होगा कि जैसे सॉलिड होगा, उस सॉलिड के अंदर हम करंट डालेंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा। कहने का मतलब ये है, आपको कोई सॉलिड दिया जाएगा, अगर उस सॉलिड में आप अगर बाहर से कोई करंट डालते हो और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, यानी उसके अंदर विद्युत धारा का चालन होता है, तो उसे आप ठोसों के विद्युतीय गुण से समझा सकते हो।
यानी कहने का मतलब ये है, ठोसों के विद्युतीय गुण से मतलब ये होता है कि कोई सा भी सॉलिड, वो कोई सा भी हो, उससे हमको मतलब नहीं है, वो जो सॉलिड आपको दिया गया है वो क्या विद्युत धारा का चालन करता है या नहीं करता। मतलब जब आपने उस सॉलिड में से धारा डाली तो उसने उसका चालन किया, नहीं किया या कम किया, उनकी बातों पे डिपेंड करता है ठोसों का विद्युतीय गुण। यानी ठोसों के विद्युतीय गुण से मतलब ये होता है कि कौन सा सॉलिड जो आपको दिया गया है, अगर उसमें आप किसी भी प्रकार की कोई भी धारा प्रवाहित करते हो तो उसमें विद्युत धारा का चालन हो रहा है या नहीं हो रहा है या कम हो रहा है, उनके आधार पर हम ठोसों के विद्युतीय गुणों की चर्चा करते हैं। बात समझ में आ गई हो आपको। अगर आपको ठोसों के विद्युतीय गुण के बारे में समझना है तो आप ये चीज़ समझ लो कि ठोसों के विद्युतीय गुण से मतलब ये होता है कि जो आपको सॉलिड दिया गया है, उस सॉलिड में जब आप धारा प्रवाहित करोगे तो वो विद्युत धारा का चालन करेगा, नहीं करेगा या कम करेगा। इसके आधार पर ठोसों को हमने पिछले वाले लेक्चर में 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से भागों में? एक तो बांटा था चालक, जिसे बोलते हैं हम कंडक्टर। एक अपने पास होता है अचालक, ये उसे आप कुचालक बोलते हो, उसे क्या बोलते हो आप? कुचालक। इसे बोलते हैं हम इंसुलेटर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? इंसुलेटर। थोड़ी बहुत हमको अंग्रेजी भी आनी चाहिए भाई। और एक अपने पास होता है अर्धचालक, इसको बोलते हैं हम सेमी कंडक्टर। और मैंने कहा था सेमी कंडक्टर वाला जो पार्ट है वो अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि यहाँ से फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। आपके 12th में फिजिक्स में भी आएगा भाई अर्धचालक, पढ़ोगे आप, जब फिजिक्स सेकंड वाली बुक पढ़ोगे तो वहाँ आ जाएगा ही अर्धचालक। लेकिन मैं तो अभी केमिस्ट्री के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो हमको 3 प्रकार के विद्युतीय गुण, मतलब ठोसों के विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोसों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो चालक, एक अचालक और एक अर्धचालक, मतलब कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। अब बात हमको ये समझनी है कि सर चालक तो क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं। तो मैं तीनों की बारी बारी से बात करता हूँ। पहले मैं बात कर रहा हूँ भाई चालक की। किसकी बात कर रहे हैं? चालक की। कि कंडक्टर होते क्या है? चालक, चालक क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम? कंडक्टर। कि कंडक्टर से मतलब क्या है? देखो नाम से पता लग रहा है चालक, यानी जो विद्युत धारा का चालन करेंगे, विद्युत धारा का चालन करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे ठोस जिनमें जैसे आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, यानी विद्युत धारा डालने पर वो विद्युत धारा का चालन करते हैं। अब सुनो, विद्युत धारा के चालन करने से मतलब क्या होता है कि जैसे आपने उसके अंदर करंट डाला तो करंट फ्लो करेगा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। तो मैं कहूँगा वे ठोस, मैं ठोसों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो वे ठोस जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे विद्युत धारा का चालन करते हैं, उन्हें कहते हैं हम चालक। क्या कहते हैं उन्हें? चालक। चालक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा का जो चालन करते हैं, उन ठोसों को बोलते हैं हम चालक ठोस या चालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? चालक। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर कोई बात नहीं, विद्युत धारा का चालन करेंगे तो उसे हम चालक बोल देंगे। ये सर चालन हो किसकी वजह से रहा है? समस्या तो यही है ना कि जो चालन हो रहा है वो कर कौन रहा है? ऐसा कौन सा कंपोनेंट या ऐसा कौन सा एलिमेंट या ऐसा कौन सा तत्व इन ठोसों में विद्यमान है जिनकी वजह से ये विद्युत धारा का चालन करते हैं? तो कोई ना कोई तो एलिमेंट होगा जिसकी वजह से क्या करेंगे? विद्युत धारा का चालन। अब आप फिजिक्स के बंदे हो, इतनी तो आप जानते हो कि जो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, या मैं कह सकता हूं चार्ज स्पीसीज, चार्ज जो स्पीसीज है जिनके ऊपर क्या होता है? चार्ज। आप जानते हो कोई भी चार्ज स्पीसीज जब मूव करती है, यानी कोई भी चार्ज स्पीसीज जिसके ऊपर चार्ज होता है, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई भी हो, जब भी कोई चार्ज स्पीसीज गति करती है तो उसकी गति के कारण उसके चारों ओर 2 तरह के क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। एक तो अपने पास इलेक्ट्रिकल और एक अपने पास होता है मैग्नेटिक। यानी एक तो मैं कहूंगा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और एक अपने पास हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। जब भी कोई चार्ज स्पीसीज गति करती है तो उसकी वजह से 2 क्षेत्र, मैं कहूंगा 2 तरह की गति उत्पन्न हो जाती है। एक तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है
और एक अपने पास होता है चुंबकीय क्षेत्र। अब आप सोचो, शायद अगर ये विद्युत धारा का चालन कर रहे हैं तो इनके अंदर शायद ना कोई सा चार्ज रहा होगा, क्योंकि चार्ज के कारण ही विद्युत क्षेत्र और चार्ज के कारण ही कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र। मतलब ये हुआ कि आपको जो ठोस दिया गया है उसमें कोई ना कोई चार्ज स्पीशीज छुपी हुई है, और वो चार्ज स्पीशीज जब गति करती है तो उसकी गति के कारण क्या होता है भाई, विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न होता है भाई, विद्युत क्षेत्र। तभी क्या कर रहे हैं वो विद्युत धारा का चालन। मतलब ये हुआ कि जब आपने ठोसों के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की तो उसके अंदर कोई ना कोई सी चार्ज स्पीशीज छुपी हुई थी, और वो चार्ज स्पीशीज जैसे गति करने लग गई उसके अंदर क्या उत्पन्न हो गया भाई, विद्युत धारा का चालन। तो मैं कहूँगा अगर मान लो आपके पास कोई ठोस है, अगर आपके पास मान लो कोई ठोस है, जैसे मान लो आपने NaCl का क्रिस्टल लिया, जानते हो उसको आप साल्ट बोलते हो, और आप जानते हो साल्ट जो है वो गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं। ऐसा क्यों, देखो ध्यान से, जैसे आपने साल्ट लिया तो टूटेगा या एक्वस में, जैसे आप वाटर में डालोगे टूटेगा, Na पॉजिटिव एक्वस और साथ में Cl नेगेटिव एक्वस, ऐसा ही होगा, Na पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस। मतलब ये होगा कि जैसे आपने नमक को पानी में डाला वो आयनों में टूट गया। आयन कौन कौन से, धनायन और ऋणायन। मैंने कहा था बताओ ये धनायन है और ये अपने पास ऋणायन है, बताओ चार्ज है कि नहीं, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। जब ये गति करेंगे तो बताओ विद्युत धारा का चालन होगा कि नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं कि चालकों में, यानी जो ऐसे ठोस जो विद्युत धारा का चालन करते हैं उनमें चालकता का एक रीजन होता है। क्या रीजन होता है, चार्ज स्पीशीज। क्या होता है, चार्ज स्पीशीज। कोई आयनिक स्पीशीज होगी उनमें, जिनकी वजह से उसमें क्या होती है भाई, जिनकी वजह से उसमें क्या होता है भाई, विद्युत धारा का चालन। तो पता लग गया आपको कि जो अपने पास चालक होते हैं उनमें विद्युत धारा का चालन किसकी वजह से होता है, आयनिक स्पीशीज या चार्ज स्पीशीज की वजह। अब वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकती है, धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है। जैसे आप कहते हो कि जो धातुएं होती हैं, आप क्या कहते हो, पढ़ के आए हो 9th में, कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती हैं। क्यों होती है, क्योंकि आप जानते हो कोई भी धातु हो, कोई भी मेटल मान लिया है, तो मेटल का गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। जैसे वो इलेक्ट्रॉन देगी तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो वो n चार्ज रखती है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने जाएंगे, n। मान लो कोई धातु आयन थी, उसने n इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा चार्ज उतना ही तो आएगा भाई। आप नहीं कहते क्या, Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या बनेगा भाई, यही तो बनेगा। तो आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, चार्ज प्लस होना है नहीं है। आपको कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, चार्ज प्लस 2 आया कि नहीं है। तो मैं कहूँगा जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे चार्ज उतना ही तो आएगा भाई। तो मैं कहूँगा अगर M ने n इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो चार्ज बताओ प्लस आना आएगा नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए कि नहीं आए, आ गई चार्ज वाली स्पीशीज। तो आपने कहा कि धातुएं जो है वो विद्युत की चालक होती है। क्यों होती है चालक, क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और उनकी वजह से क्या उत्पन्न हो जाती है, चालकता। तो मैं तो बात ये करने वाला हूँ कि ठोसों में चालक होने का मतलब ये है कि उनमें कोई ना कोई सी आयनिक स्पीशीज होती है जिसकी वजह से वो विद्युत धारा का क्या करते हैं, चालन। बात समझ रही। और एक बात और कि इनकी जो चालकता, जो परास है, इनकी जो चालकता की जो रेंज है, इनकी जो रेंज है भाई, ये चालक कितने होंगे, वो इतनी होती है भाई 10⁻6 से 10⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इतनी होती है इनकी चालकता परास। इसको बोलते हैं हिंदी में हम चालकता परास। यानी इनकी चालकता की जो मात्रा है वो 10⁻6 से 10⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इतनी होती है। देखो कितनी ज़्यादा है, 10⁻6 काफ़ी ज़्यादा हो गया, से 8 तक। मतलब ये काफ़ी हद तक विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। तो पता लग गया आपको चालक क्या होते हैं, कि वे ठोस जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह करने पर जो विद्युत धारा का चालन करते हैं उनको हम चालक कहते हैं। और इनमें जो चालकता है वो किन के कारण से उत्पन्न होती है, आयनिक स्पीशीज के कारण। अगर धातु होंगी तो इलेक्ट्रॉनों के कारण होगी, अगर ठोस होंगे तो धनायन और ऋणायन के कारण होगी। और इनकी जो चालकता परास है वो कितनी होती है भाई, 10⁻6 से 10⁸ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। बात समझ मेरी आपको। एक बात और, 3-4 टॉपिक हमको ध्यान रखने पड़ते हैं, ज़्यादा कुछ हमको पढ़ना नहीं पड़ता। एक बात और, अगर मान लो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, अगर आपको कोई ठोस दिया हुआ है और वो विद्युत धारा का चालन कर रहा है,
वो विद्युत धारा का चालन कर रहा है। अगर मान लो उसको आपने थोड़ा टेम्परेचर दे दिया, जैसे आप चालक को टेम्परेचर देते हो, सुनो ध्यान से, कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर को अगर आपने टेम्परेचर दे दिया तो मैं कहूँगा जो कंडक्टर था उसकी जो चालकता है अब कम हो जाएगी। यानी जो चालकता परास पहले 10⁻6 से 10⁻8 थी, अब उसका मान क्या हो जाएगा, कम। यानी चालकों की जो चालकता है, चालकों की जो चालकता है वो ताप बढ़ाने में क्या हो जाती है, कम। ऐसा क्यों, पता लग जाएगा अभी आप। इसको समझाने वाला सिद्धांत है, उस सिद्धांत को बोलते हैं हम बैंड थ्योरी। उसको समझाता है बैंड सिद्धांत। क्या होता है सिद्धांत, मैं चर्चा कर लूँगा भाई, लेकिन आप ये समझ लो कि जैसे ही चालकों को आप ताप दोगे तो चालकों की जो चालकता है वो कम हो जाती है। और इसको किसके द्वारा समझाया जाता है भाई, बैंड सिद्धांत के द्वारा। किसके द्वारा समझाया जाता है, बैंड सिद्धांत के द्वारा। तो 4 बातें आपको चालक के बारे में पता होनी चाहिए। चालक क्या होते हैं कि जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह करने पर जो विद्युत धारा का चालन करते हैं उन्हें चालक कहते हैं। किन की वजह से होता है चालन, अगर ठोस है तो धनायन ऋणायन की वजह से होगा, अगर धातुएं हैं तो इलेक्ट्रॉनों की वजह से होगा। चालकता परास कितनी होगी, 10⁻6 से 10⁻8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और जैसे अगर आप इनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनकी जो चालकता है वो क्या हो जाती है भाई, कम। ये बात थी चालक के बारे में। ध्यान से देख लो आप, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि चालकता के बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं। क्लियर है, बात क्लियर है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये चालकों की जो चालकता है वो ताप बढ़ाने में कम कैसे होती है। तो मैं कह रहा हूँ आपको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, समझाऊंगा। उस समझाने वाला जो सिद्धांत है उस सिद्धांत अपने पास बैंड सिद्धांत, बैंड थ्योरी। अब वो बजाने वाला बैंड नहीं है, कुछ अलग है, बता दिया जाएगा आपको, वो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ते हैं हम। ये तो बात थी चालक। चालक की 4 बातें आपको याद है, विद्युत धारा डालोगे चालन करेगा। चालन किनकी वजह से होगा, अगर ठोस है तो आयनों की वजह से, धातुएं हैं तो इलेक्ट्रॉनों की वजह से। परास कितनी होगी, 6 से लेके 8 तक। और ताप बढ़ाओगे तो चालकता का मान क्या हो जाएगा, कम। और किस प्रकार कम होगा वो बात मैं कर लूँगा। नेक्स्ट कौन सा था अपने पास, अचालक। नाम से पता लग रहा है अचालक होंगे क्या। सेकंड क्या था अपने पास, अचालक, उसे बोलते हैं हम इंग्लिश में इंसुलेटर। नाम से पता लग रहा है कि अचालक क्या होंगे, कि जिनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि जिनमें जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते, यानी जिनमें किसी भी प्रकार की विद्युत धारा का कोई चालन नहीं हो, मतलब उसके अंदर कोई आयनिक स्पीसी है ही नहीं, उसके अंदर कोई आयन है ही नहीं। अगर मान लो किसी भी ठोस में अगर कोई आयन होते तो शायद वो विद्युत धारा का चालन करता, अगर आयन होते तो। मैं कह रहा हूं जब विद्युत धारा का चालन कर ही नहीं रहा तो शायद उसमें किसी भी प्रकार के कोई आयन उपस्थित नहीं है, तभी तो अचालक है वो, अचालक है। अब अचालकों को आप ताप दो चाहे ना दो, भाई जो पहले ही अचालक था उसको ताप देके कौन सा आप चालक कर दोगे, वो तो पहले ही अचालक है ना। जो पहले ही विद्युत धारा का चालन नहीं कर रहा तो बाद में क्या कर देगा। तो मैं कहूँगा अचालक को आप कितना ही टेम्परेचर दे लो उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, मतलब इनकी चालकता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि तो विद्युत धारा का चालन करते ही नहीं है। और इनकी जो चालकता प्रयास है, यानी इनकी चालकता की जो रेंज है वो रेंज होती है 10⁻12 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। देखो माइनस में है, इतनी कम होती ही नहीं है। एग्जाम्पल ले सकते हो आप, कांच ले लो, आपका प्लास्टिक ले लो, सॉलिड है सब, रबड़ ले लो, लकड़ी ले लो, ये सब क्या है, अचालक। पता लग रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं अचालक। सिंपल बात है कि जिनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता उन्हें अचालक कहते हैं। और इन पर ताप दे लो आप, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई। जिनमें आयनिक कोई स्पीसीज ही नहीं है तो उनमें चालकता आएगी कहाँ से। और रेंज देख लो बिल्कुल कम है, माइनस के अंदर है, 10⁻⁻12 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, बिल्कुल न के बराबर है। एग्जाम्पल बताइए आपको, इनको बोलते हैं हम अचालक। इन अचालक पर तो ताप का कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तीसरा जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, वो अपने पास है अर्धचालक। अर्धचालक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, इनके नाम से पता लग रहा है अर्धचालक, यानी इनमें चालकता चालकों से तो कम होगी और कुछ चालकों से ज़्यादा होगी। मतलब इनकी हालत ये है, ये बीच में रहेंगे, यहाँ तो रहेगा चालक और यहाँ रहेगा अपने पास अचालक, या जिसे बोलते हो आप कुचालक।
ये रहेगा। सबसे ज़्यादा चालक होंगे, फिर अर्धचालक होंगे और फिर कुछ अचालक होंगे। मतलब इनकी जो चालकता है वो अचालक से तो ज़्यादा होगी और चालकों से क्या होंगी, कम। बीच में रहेंगे, अर्धचालक कहलाते हैं। यानी ऐसे चालक जिनकी चालकता चालकों से तो कम होती है और अचालकों से ज़्यादा होती है, उन्हें बोलते हैं हम अर्धचालक। उन्हें क्या बोलते हैं हम, अर्धचालक। और इनकी जो चालकता की जो परास है, जो रेंज है, वो होती है अपने पास इतनी 10⁻⁻⁹ से 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। लिया हुआ डाटा है जो बुक के अंदर दिया हुआ है, बाकी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ना कभी आपसे एग्जाम में पूछने वाला है। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि इनकी जो चालकता की जो परास है वो इसके बीच में और इसके बीच में होती है। इससे तो ज़्यादा होती है और इससे क्या होती है भाई, कम होती है। इन्हें बोलते हैं हम अर्धचालक। क्या बोलते हैं इन्हें, अर्धचालक। सुना ध्यान से। सर ये अर्धचालक कौन कौन से होते हैं? अगर मैं अर्धचालकों की बात करूं तो जो भी अर्धचालक है, देखो अर्धचालक दो तरह के होते हैं, एक तो सिलिकॉन वाले और एक जर्मेनियम वाले। पढ़ा होगा आपने, ये कार्बन की फैमिली के हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी और लेड। काशी गए संत प्रभु, चलते हैं ना ऐसा। ये कार्बन की फैमिली के हैं। तो ये जो सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है ये होते हैं शुद्ध अर्धचालक। इन्हें कहते हैं प्योर, इन्हें बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। ये जो है अर्धचालक, ये शुद्ध अवस्था में चालन नहीं करते। अगर ये प्योर हैं तो उस अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई चालन इनके द्वारा नहीं होगा। जब इनको टेम्परेचर दोगे आप, जब इनको टेम्परेचर दोगे तो बताऊंगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में कि टेम्परेचर देने के बाद इनमें चालकता उत्पन्न होगी, चालकता उत्पन्न हो जाती है। मतलब ये जो अर्धचालक है ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम वाले, वो अपने प्योर स्टेट में चालक नहीं करते। जैसे आप टेम्परेचर दोगे तो उनमें चालकता उत्पन्न हो जाती है। और वो चालकता किस प्रकार उत्पन्न होती है वो हम डिस्कस करेंगे। और मैं कहूँगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे चालकता भी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि जो पहले चालक नहीं थे उनको जैसे आपने टेम्परेचर दिया तो वो चालक हो गए। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे बताओ चालकता वैसे वैसे इंक्रीज होती जाएगी, नहीं जाएगी? जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि अर्धचालकों की जो चालकता है वो ताप बढ़ाने में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चालकों की घट जाती है और अचालक पर तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि वो दूसरा का चालन करते ही नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि चालक क्या है, अचालक क्या है और अर्धचालक क्या है। क्लियर है? शायद मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक जो है यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे इस अर्धचालक के बारे में कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आपका ये विद्युत गुण क्या हो जाएगा, समाप्त। और लास्ट टॉपिक वो रह जाएगा ठोसों का चुंबकीय गुण। जब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए सोलर स्टेट।